हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चालू किया था और उसमें मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन के प्रकार। और मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहीं तक हम आपको बताए थे और ये भी बताए थे, आपसे बोले भी थे कि आपको हम टॉपिक वाइज टॉपिक बताएंगे, समझाएंगे। जो बोर्ड पर लिखना होगा वो लिखेंगे, आपको समझाएंगे। और इसकी पीडीएफ की बात की जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसके नीचे टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल पर ओके कीजिए और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आज हम लोग पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है क्या, ध्यान दीजिए। तो बताइएगा अलैंगिक जनन। देखिए, इसमें मतलब जब भी जीव भाग लेगा ना, इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो मात्र एक ही जीव भाग लेगा। अलैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो मात्र एक ही जीव भाग लेगा। तो इसका परिभाषा बता सकते हैं, जब संतति की उत्पत्ति, मान लीजिए कोई संतति है और उसकी उत्पत्ति मात्र एक जीव के द्वारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। या इसके अलावा आप कह सकते हैं जब इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। क्योंकि जब एक ही जीव रहेगा, उसमें नर भी रहेगा मादा भी रहेगा, तो उसमें कैसे गैमेट का निर्माण होगा, कैसे गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा। तो इसमें परिभाषा बताइए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में आप देखते हैं कि विपरीत जीव पाए जाते हैं, एक मेल पाए जाते हैं, एक फीमेल पाया जाता है। और मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल गैमेट यानी ओवम का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जीव केवल भाग लेगा इसमें, इसके अलावा और कोई जीव भाग नहीं लेगा। तो अलैंगिक जनन का परिभाषा बता सकते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो उम्मीद करता हूं कि अलैंगिक जनन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में आप बता सकते हैं अलैंगिक जनन में क्या बता सकते हैं जी। इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं अमीबा लिख सकते हैं, इसके अलावा यूग्लिना लिख सकते हैं, इसके अलावा जीवाणु लिख सकते हैं, विषाणु लिख सकते हैं, बहुत सारा जीव इसमें आ जाएगा। ठीक है, और अगला हम लोग का टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्लोन, जिसको कहते हैं एकल पुंज। एकल पुंज, एकल पुंज आखिर है क्या, क्लोन है क्या। तो क्लोन समझ में आता है जी, क्लोन समझ में नहीं आता है तो डुप्लीकेट समझ में आता है। आप लोग फिल्म वगैरह देखे होंगे, जैसे में जुड़वा देखे होंगे, डुप्लीकेट देखे होंगे, उसमें आपको दिखाई देगा एक हीरो दो, मतलब एक ही हीरो एक ही सर्कल के दो हीरो उसमें आपको नजर आएंगे, मतलब एक ही जैसे। तो क्लोन की बात कीजिए तो बताइएगा, क्लोन का परिभाषा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के हूबहू समान दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। मान लीजिए अलैंगिक जनन द्वारा जो भी जीव उत्पन्न हो रहा है, जो भी जीव उत्पन्न होगा अपने जनक के हूबहू समान दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अमीबा है तो अमीबा से एक नए पेरेंट्स के एक नए संतति का निर्माण होगा तो वो भी अमीबा की ही तरह दिखाई देगा, हूबहू दिखाई देगा। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के हूबहू समान दिखाई देते हैं, एक ही समान होते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अलैंगिक जनन और क्लोन आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग का टॉपिक है अलैंगिक जनन के विशेषताएं। तो देखेंगे अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है, बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब हम लोग का टॉपिक है अलैंगिक जनन के विशेषताएं।
और ये जो आपको टॉपिक है ना, ये पहला चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन के दृष्टिकोण मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछता है। पहला क्वेश्चन किस तरह आता था, पूछता है कि लैंगिक और अलैंगिक जन्म में 5 अंतर बताएं, ये लिखे। देखिए आज मैं आपको अलैंगिक जन्म की विशेषताएं बतला रहे हैं और इसका उल्टा लैंगिक जन्म की विशेषताएं होती हैं। तो अगर उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अलैंगिक जन्म की विशेषता बतला दूं तो आप लोग लैंगिक जन्म के भी विशेषता आप लोग अपने से लिख सकते हैं। और ये आपके पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता है, लैंगिक और अलैंगिक जन्म में 5 अंतर लिखें। आपको कम से कम इसका विशेषता हम आपको 8 से 9 बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके विशेषता को देखते हैं, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला इसका विशेषता बतला सकते हैं कि इसमें युग्मक भाग नहीं देते हैं। अगर बात की जाए कि अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव आएंगे इसमें युग्मक भाग नहीं लेंगे, अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव आएंगे इसमें युग्मक भाग नहीं लेंगे, ये पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता की बात की जाए तो बता सकते हैं इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव आते हैं इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। देखिए अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव आएंगे ना उनका जीवन काल निश्चित नहीं होगा। जैसे हम लोग की बात की जाए तो हम लोग का जीवन काल निश्चित है, 60 से 65 वर्ष जिएंगे ना, लेकिन उन लोग का जीवन काल निश्चित नहीं है। जैसे में आने या तूफान है या बारिश है उसी में दब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। या हम लोग चलते हैं उस समय हम लोग पैर के नीचे को आकर दब जाते हैं, तो इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता। लेकिन हम लोग के जीवन काल की बात की जाए तो हम लोग का जीवन काल निश्चित होता है। अगला इसकी विशेषता बतला सकते हैं, इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव आएंगे उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होगा, लेकिन लैंगिक जन्म में जितने भी जीव आते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है। जैसे हम लोग लैंगिक जन्म तो हम लोग को पता है कि ये काम करेंगे तो सही है कि गलत है, ये हम लोग सोच कर काम करेंगे। लेकिन अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव आएंगे उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। चौथा इसमें विशेषता बतला सकते हैं बाबू, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। चौथा आप बता सकते हैं कि इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो कितना भाग लेगा, मात्र एक ही जीव भाग लेगा। पांचवा इसमें बता सकते हैं आप कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। 5 नंबर आप बता सकते हैं इसमें समसूत्री विभाजन होता है। छठा आप लोग बता सकते हैं इनमें जनन अंग नहीं पाए जाते हैं, इनमें जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। अलैंगिक जन्म में जितने भी जीव आते हैं उन सब में जनन अंग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लैंगिक जन्म में जितने भी जीव आते हैं उनका जनन अंग पाए जाते हैं। 7 नंबर आप बता सकते हैं बाबू, इनका डीएनए समान होता है, इनका डीएनए समान होता है। 7 नंबर कह सकते हैं बाबू, इनका जो डीएनए होता है ना बाबू क्या होता है जी, समान होता है। हम लोग का डीएनए उतना समान नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का 100 में 100% इनका डीएनए समान होता है, जिसके कारण ये अपने ही जैसे हूबहू अपने संतान को निर्माण करते हैं, ठीक है। 8 नंबर बता सकते हैं बाबू, इनसे उत्पन्न जीव, इनसे उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। इनसे जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। 8 नंबर बता सकते हैं इनसे उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ जो और लैंगिक जनन है ना, और लैंगिक जनन की मैंने विशेषता आपको 8 बता दिया, और एग्जाम में इससे पूछता है कि लैंगिक और लैंगिक जनन में 5वां अंतर देखने के लिए, तो आप गलती से भी 3 भूल आ जाते हैं, तो आपको 5 याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। कल हम लोग देखेंगे और लैंगिक जनन के प्रकार और उसके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।